हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 12 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग अपन न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइज, आज की रेट में पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसने पूरे दुनिया भर के जो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, टोटल जितने भी साइंटिस्ट हैं अलग अलग फील्ड में पॉपुलर साइंटिस्ट, तो उस लिस्ट में से टॉप 2% साइंटिस्ट की जो लिस्ट है वो जारी करी है। यानी कि एक बड़ी लिस्ट में से टॉप 2% साइंटिस्ट को जो है वो यहां पर अलग किया है और एक लिस्ट जो है वो तैयार करी है।
ये लिस्ट काफी बड़ी है। इस लिस्ट में 1,59,683 साइंटिस्ट मौजूद हैं, जिनमें से 1492 इंडियन साइंटिस्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के और भी हमारी कंट्री के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहां के हम लोग को नजर आ रहे हैं। और ये अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लांट बायोलॉजी, एनर्जी और भी काफी सारी फील्ड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो इंडियंस हैं जो कि इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की फील्ड के हम लोग को नजर आ रहे हैं। ये है गौतम देसीराजू जो रैंक सेकंड पर है टॉप में, और CNR राव जो कि रैंक थर्ड पर हम लोग को टॉप में देखने को मिल रहा है। तो ये बस बेसिक सी चीज है, एक न्यूज में आई थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अपन थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी फूड कोलिशन की बात हो रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का हम लोग को देखने को मिलता है, इसने लॉन्च किया है फूड कोलिशन को, और यहां पर फोकस किया जा रहा है कि फूड क्राइसिस जो कोरोना वायरस के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनको टैकल करना है, और ये टैकल किया जाएगा फूड कोलिशन के थ्रू। एक्चुअली में क्या हुआ था, इटली ने प्रपोजल रखा था राइट कि एक ऐसा कोलिशन होना चाहिए, एक ऐसा गठबंधन हम लोग को देखने को मिलना चाहिए अलग अलग कंट्रीज का, जो साथ में आए और साथ में मिलकर पूरे दुनिया भर में जो आज की डेट में फूड क्राइसिस हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फूड क्राइसिस का मतलब क्या है कि लोगों को दो वक्त की रोटी जहां जहां पर नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि आज भी काफी सारे लोग हैं जो कि हंगर से पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज भी लोगों को सोने से पहले खाना तक नसीब नहीं होता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना खाए पिए सो रहे हैं। बिना खाए पिए सोने का मतलब वो कुपोषित हो रहे हैं राइट। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिल रही है। तो ये सब इश्यूज हैं और इसके कारण लोगों की डेथ तक हो रही है। तो इन सब चीजों को जो है वो रोकना है। इवन यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट भी है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको 2030 तक अचीव करना है। उसमें यह भी एक टारगेट है कि 2030 तक पूरे दुनिया भर की हंगर जो है उसको एलिमिनेट करना है, फिनिश करना है। यानी कि पूरे दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना खाए जो है वो ना सोए, ऐसी स्थिति डेवलप करनी है। और इंश्योर करना है कि मतलब लोगों को खाने की नीड ही ना पड़े। खाने की नीड मतलब पर्याप्त खाना जो है वो उनको मिल सके। तो इस चीज पर फोकस करना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक टारगेट था। बट कोरोना वायरस के कारण कहा जा रहा है काफी सारे रिसर्चर्स के द्वारा कि ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है, और ये तभी अचीव हो पाएगा जब सभी कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, फोकस करेंगी राइट इस चीज के ऊपर, हंगर को एलिमिनेट करने के ऊपर राइट। इसी को लेकर इटली ने ये प्रपोजल रखा था कि हम लोग एक कोलिशन करेंगे जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि पूरे दुनिया भर में एग्रीकल्चर फूड सिस्टम जो है वो बढ़ाएं हम लोग राइट, और इंश्योर किया जा सके ग्लोबल फूड एक्सेस, यानी कि सभी को खाना जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जिससे कि कोई भी इंसान जो है वो बिना खाए पिए ना सोए और किसी भी इंसान की मौत खाने की कमी के कारण ना हो पाए। तो इस पर मेनली फोकस करने के ऊपर ये हम लोग को फूड कोलिशन देखने को मिल रहा है, और इसका नेतृत्व किया जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इवन इटली और नीदरलैंड्स ने तो ऑलरेडी इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का देने का मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब देखो यहां पर मैं आप लोग को एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझाना चाहूंगा। आप चाहें तो इसको लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में आपकी काफी हेल्प करेगी और एक कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे। जैसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना गाइस, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स वेलफेयर के लिए होते हैं। ठीक है, ये वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसमें लोगों को खाना अवेलेबल करवाया जाता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों के लिए राइट। तो ये क्या है, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, तो लोगों को वेलफेयर वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। बट यहां पर सरकार इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, पैसा क्यों लगाती है? तो देखो गाइस, किसी भी चीज पर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज को देखते हुए किया जाता है कि उस पर रिटर्न मिलना चाहिए राइट। जैसे कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका मुझे रिटर्न मिले अच्छा राइट। बट सरकार इस चीज पर इन्वेस्टमेंट जो कर रही है, इस चीज पर पैसा जो लगा रही है, तो क्या हम इस चीज को ये बोल सकते हैं कि ये सरकार जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ये वेलफेयर का काम कर रही है? क्या बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर आंसर तुरंत अभी बताओ कि क्या बोल सकते हैं कि सरकार ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ये वेलफेयर का काम है राइट सरकार का। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न, है ना। तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या लिखा आपने आंसर? हाँ रख सकते हैं। जिन्होंने भी हाँ लिखा है रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में, बहुत बढ़िया, सही डायरेक्शन में चल रहे हो। जिन्होंने नहीं लिखा है, एक कंसेप्ट को समझना और अपने मेंस में जरूर इस कंसेप्ट को मेंशन करना। गाइस, इन्वेस्टमेंट हम लोग किस चीज पे करते हैं? जिस चीज पे हमें रिटर्न मिलता है। सरकार यहां पर इन्वेस्टमेंट इस चीज के ऊपर कर रही है कि सभी को खाना मिले। खाना मिले का मतलब कोई भी इंसान जो है वो बिना खाली पेट जो है वो ना सो पाए, यानी कि उसको खाना पर्याप्त हो।
अब खाना क्यों प्रोवाइड कराने के ऊपर सरकार फोकस करी? क्योंकि जिस भी कंट्री में लोगों को खाना मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जिस भी कंट्री में लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी, उस कंट्री के जो सिटीजन है वो हेल्दी रहेंगे। और जब किसी कंट्री के सिटीजन हेल्दी रहेंगे तो उस कंट्री की वर्क फोर्स में वो काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वर्क फोर्स में एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगी। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान वीक है तो वो फिर वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, राइट? बट अगर वो इंसान हेल्दी है तो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको मिलेगी, राइट? तो इससे क्या फायदा होता है एक कंट्री का? एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट नजर आता है, एक कंट्री के अंदर जो कंट्री के लिए जो कंट्री, जो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इनका जो पैसा जो खर्च करती है कंट्री लोगों के ऊपर, कि ये सब प्रोजेक्ट्स में फूड सिक्योरिटी को की नीड जो है उसी को हम लोग को एलिमिनेट करना है, यानी कि किसी को भी फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता ना पड़े, इतना ज्यादा एक्सेस जो है वो फूड का प्रोवाइड करा देना है। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये टारगेट है कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है, हंगर की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है। आपको पता होगा इसके बारे में भी। टोटल 17 डेवलपमेंटल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, एसडीजी के, और ये 17 गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। उनमें से एक गोल हंगर का भी है, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हंगर का इशू जो है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज काफी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है, राइट? तो आपने क्या समझा? एक तो हम इसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी कहेंगे, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ इसको इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं। अब देखो, ये वाला इस टॉपिक से रिलेटेड चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें सरकार ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, राइट, तो सरकार जो है ये वेलफेयर का भी काम कर रही है अपनी जगह, वो भी सही है, और साथ ही साथ सरकार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और सरकार को इस इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न मिलेगा कि वर्कफोर्स हमारी रेडी होगी, वर्कफोर्स हेल्दी रहेगी, राइट? और अगर वर्कफोर्स हेल्दी रहेगी तो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी कंट्री डेवलप करेगी, राइट? तो इस प्रकार से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डेवलप करनी है, क्योंकि एक टॉपिक में डायरेक्ट चीजें आपको नहीं बताई जाती, राइट? आपको उस टॉपिक के अंदर से चीजों को निकालना है और अपने लिए मेंस के लिए चीजों को रेडी करना है, क्योंकि आज ही से आप अगर पॉइंट्स मेंस के लिए रेडी करोगे तब जाके एंड में आपको फायदा मिलेगा। तो ये होपफुली आपने शायद नोट डाउन कर लिया हो ये वाली चीज। चलो आगे की बात करें तो इटली और नीदरलैंड्स ने यहां पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल सपोर्ट भी डिलीवर करना शुरू कर दिया, यानी कि कह दिया है कि इस कोलिशन के अंदर जहां पर कंट्री जो है वो सब साथ में आकर काम करेंगी तो उस पर टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस पर्टिकुलर फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए तो ये इटली और नीदरलैंड्स दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये चीज हमने यहां पर देखी। और ये अलायंस जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स पर काम करेगा। हालांकि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक कंट्री के अंदर और भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक नेटवर्क है, राइट? तो ये एक कंट्री का जो नेटवर्क है दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दूसरी किसी कंट्री के साथ, तो उसको भी साथ में रखते हुए ये काम करेगा, जिससे कि रीच जो है वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंच सके। यानी कि जो प्रोवाइड कराना है हम लोग को बेनिफिशियरीज को, यानी कि जिन भी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा उन तक खाने की व्यवस्था प्रोवाइड जो करानी है, तो उसका लाभ सभी को मिले, कोई भी इस चीज से वंचित नहीं होना चाहिए। तो इस पर मेनली टारगेट है, राइट? इसके अलावा ट्रस्ट फंड जो है वो लाया जाएगा इसके अंदर। वेब बेस्ड हब जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें अलाउ किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को कि पार्टिसिपेंट्स प्रोजेक्ट फोकस इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो उसका एक्सेस ले सके। यानी कि पूरा डेटा यहां पर जो रेडी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कि किस किस क्षेत्र में खाने की समस्या है, तो सभी लोगों का अगर एक्सेस, सभी कंट्रीज का अगर एक्सेस, सभी स्टेक होल्डर का अगर एक्सेस उस डेटा के ऊपर रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो टारगेटेड बेनिफिशियरी को मदद करने का काम करेंगी, राइट? यानी कि जिन भी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उन तक खाने की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। और ना ही सिर्फ व्यवस्था प्रोवाइड करनी है, हमें एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड करना है, यानी कि फूड सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से इंश्योर करना है। इस तरीके से काम करना है कि आगे चल के फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़े ही ना, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा जो है वो चीजें अवेलेबल करा दें, इतने सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि जरूरत ही ना पड़े इन फ्यूचर। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है, और यही एग्जैक्टली जो चीज है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो ग्लोबल हंगर को जो एलिमिनेट करना है, वो भी एज इट इज यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट कोरोना वायरस के कारण स्थिति खराब है, तो इसलिए हम लोग को फोकस और ज्यादा और बेहतर तरीके से करना जरूरी है। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और इनोवेशन, इनको यहां पर रखा जाएगा, साथ में जुटाया जाएगा, इनको मिलाया जाएगा, राइट? साथ ही साथ यहां पर ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड कोविड-19 रिस्पांस हम लोग को देखने को मिलेगा,
राइट। इसके अलावा प्रमोट किया जाएगा, डायलेक्ट से एक्सचेंज किया जाएगा नॉलेज वगैरह को, एक्सपर्टीज यहाँ पर हम लोग को अलग अलग कंट्रीज के देखने को मिलेंगे, राइट, जिससे कि बेनिफिशरीज तक जो है वो और बेहतर तरीके से खाना प्रोवाइड किया जा सके, खाने की प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सके और इनोवेटिव सोल्यूशंस के थ्रू, राइट। इसके अलावा सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स तैयार किए जाएंगे, प्रोग्राम्स होंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड की, सोल्यूशन निकालना है उस तरीके के होने चाहिए, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन और पार्टनरशिप को और बढ़ावा दिया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े तो याद रखना 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जो है वो मिलेंगी हरियाणा सिटीजन्स को, रिजर्व किया जा रहा है हरियाणा के द्वारा 75% प्राइवेट जॉब्स को। अब प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनमें से कहा जा रहा है कि कंपनीज को 75% एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर जॉब जो है वो लोकलाइट्स को देनी पड़ेगी, हरियाणा के जो लोकलाइट्स हैं उनको देनी होगी। तो ये हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 ये पास करा दिया गया है। फोकस किया गया है कि लोकल जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज्यादा मिल सके लोकल्स को, राइट, प्राइवेट सेक्टर में। तो इस पर फोकस करते हुए ये चीज लाई गई है। सेक्टर्स जो जो कवर किए जाएंगे तो सभी कंपनीज कवर होंगी इसके अंदर, सोसाइटी सभी, ट्रस्ट सभी, लिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, पार्टनरशिप फर्म और कोई भी पर्सन जो कि 10 या उससे ज्यादा लोगों को जॉब में रख रहा है, राइट, प्राइवेट जॉब में, तो उसको भी यहां पर शामिल किया जा रहा है, ऐसी कंपनीज को भी, ऐसे फर्म्स वगैरह को भी। इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया हुआ हो, राइट, यानी कि उसका स्वामित्व जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हो, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का तो भी यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन में लोकलाइट्स को जॉब नहीं मिलेगी, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर जॉब मिलेगी। तो मेनली फोकस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किया गया है यहाँ पे, राइट। और पोस्ट कौन सी कवर की गई है तो सैलरी 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी पोस्ट है जॉब की उसमें अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा की है, 50,000 या उससे ज्यादा की, तो फिर जो है वो मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और 50,000 से नीचे की जॉब जो है उसमें ये रिजर्वेशन जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है 75% लोकलाइट्स के लिए, राइट, हरियाणा के अंदर। और समय समय पर जब भी अगर सरकार बताती है, नोटिफाई करती है कि किस कैटेगरी की पोस्ट जो है वो उसमें शामिल की जाएंगी तो भी की जा सकती है, वो टोटली सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें एग्जेम्प्ट किसको किया गया, देखिए जैसे कि कोई कंपनी है, अब कंपनी को एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर, अब वो स्किल जो है वो नहीं मिल पा रही है लोकलाइट्स में, तो फिर वो ऑब्वियस ही बात है कि उस कंपनी को तो चलना है, ऑपरेशन तो करना है उसको, तो फिर वो बाहर से एम्प्लॉयज को हायर करेगी। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन जहां पर स्किल्स, क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी, राइट, तो ये सब चीजें अगर अवेलेबल नहीं है लोकलाइट्स में तो फिर एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है, तो ये वाली चीज भी है, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है अगर वो नियमों को ये पालन नहीं करेंगे, यानी कि वो 75% रिजर्वेशन लोकलाइट्स को अगर नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो 5 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो इनको उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी है, इसमें पेनल्टी भी हम लोग को देखने को मिल रही है पालन नहीं करने के ऊपर, राइट। इसके अलावा इस बिल को लेकर क्या चिंताएं हैं, यानी कि अभी जो ये पास हुआ है इसको लेकर क्या चिंताएं हैं, इस प्रकार के कानून को लेकर, तो ये आर्टिकल 16 का वायलेशन है, तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन है ये। तो आप मुझे क्या नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे आर्टिकल 16 की प्रॉपर डेफिनेशन कि क्या होती है आर्टिकल 16 की डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड बुक्स में दी गई है, पॉलिटी के अंदर दी गई है, वो वाली डेफिनेशन आप, पॉलिटी लक्ष्मीकांत ने दी गई है, वो वाली डेफिनेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। तो देखिए आर्टिकल 16 का उल्लंघन बताया जा रहा है, बट हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की, और ये बिल जो है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, राइट। तो ये इस प्रकार का तर्क जो है वो हरियाणा के द्वारा दिया गया है, और हरियाणा अगर इस प्रकार के रिजर्वेशन सिनेरियो को अगर इंप्लीमेंट कर देती है तो दूसरी स्टेट भी ऐसे ही अपने लोकलाइट्स की जॉब सिक्योर करने के लिए, लोकलाइट्स को फायदा प्रोवाइड कराने के लिए दूसरी स्टेट भी इस प्रकार की चीजें जो है वो शुरू कर देगी, जो कि काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि एक स्टेट के अंदर सिर्फ जो डोमिसाइल है उस स्टेट के सिर्फ उन्हीं को ही जॉब्स मिलेगी, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरों को नहीं दी जाएगी। इसके चलते जो इंटर स्टेट माइग्रेशन वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग हैं जो कि दूसरी जगह, अच्छी जगह जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो उनको ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर बहुत चर्चाएं वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था 75% रिजर्वेशन लोकलाइट्स कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराने का, यानी कि लोकलाइट्स को प्रोवाइड कराने का, तो उसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक हो सकता है, यानी कि इस प्रकार की चीज जो रिजर्वेशन लोकलाइट्स को जो प्रोवाइड किया जा रहा है इतना ह्यूज, तो ये बड़ी दिक्कत वाली
बात है। तो ये चीज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिली। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए और उसका एनालिसिस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इस प्रकार से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो हमारी एक इंडियन डिप्लोमेट है विदिशा मैत्रा, तो ये इलेक्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी कमिटी है, राइट। एडवाइजरी कमिटी यानी कि इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 16 मेंबर्स होते हैं, जो कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कितना पीरियड के लिए इनका टेन्योर क्या होता है? तो 3 सालों का होता है। याद रखिएगा थोड़ी सी चीजें। इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, तो ये एक जो मेंबर स्टेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं देखने को मिलते, ये पर्सनल कैपेसिटी में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि इंडिया की तरफ से ये डिप्लोमेट हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये इस बॉडी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इनको जो कार्य सौंपा गया है, जो कार्य इसके होते हैं, तो ये पर्सनल कैपेसिटी में इंडिपेंडेंट तरीके से जो है ये इस कार्य को करेंगी, ना कि एक कंट्री के बिहाफ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये कमिटी 3 सेशंस कंडक्ट करती है 1 साल के अंदर, और टोटल जो इसकी मीटिंग का जो टाइम होता है वो 9 और 10 महीने का हम लोग को 1 साल के अंदर देखने को मिलता है। और इसके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, अब ये 16 मेंबर जो होते हैं ना इस कमिटी के अंदर, ये 16 मेंबर ही इलेक्ट करते हैं एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके स्पेसिफिकली कार्यों की बात करें तो देखो नाम से ही हम लोग को इसका क्या समझ में आ रहा है, बजटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, बजट से रिलेटेड कार्य जो है, तो वो बेसिकली ये उसकी जांच करती है, राइट। उसको और रिपोर्ट भी जो है वो जारी करती है जांच करने के बाद। और रिपोर्ट किसको सौंपती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट सौंपती है। और जो बजट सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जनरल असेंबली को सबमिट किया जाता है, तो उस बजट की ये जांच करती है। और इवन ना ही सिर्फ उस बजट की, जो भी पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन की जो दूसरी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, उनका भी बजट देखती है ये, उनके भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट किस प्रकार के हैं, तो उसकी ऑडिटिंग करती है, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करती है। उन एजेंसीज का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो उस पर भी जांच करती है और फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जानकारी, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर इसको कोई और भी कार्य सौंपती है ऑडिटिंग वगैरह का किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी का, तो वो भी ये कार्य करेगी, ठीक है। तो मेनली इसका काम जो है वो बजट की जांच करना कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर तरीके से जो अलॉट किए गए हैं, यानी कि जो जिसका प्रपोजल रखा गया है जिस बजट वगैरह का, तो वो प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फंडिंग वगैरह, तो उसको देखती है ये। जैसे कि हमारे कैट काम करते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसी प्रकार का इस कमेटी का भी काम होता है। एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि मतलब ये सब चीजों को देखती है, फाइनेंशियल चीजों को, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को भी, एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी मैटर्स वगैरह जो होते हैं, जो कि इसको रेफर किए जाते हैं, तो वो बेसिकली कंडक्ट करती है किसके बिहाफ में? जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बिहाफ में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, याद रखिएगा थोड़ा सा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट हो गए हैं जॉय बिडेन, राइट। और इनके यूएसए के नए प्रेसिडेंट है ट्रम्प, जो है वो हार गया। बट हालांकि ट्रम्प आपको पता होगा कि अभी ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है घोटाला हुआ है उसके साथ, तो वो बोल रहा है कि दोबारा से काउंटिंग कराया जाए, तो उस पर अभी चल रहा है उसका ट्रम्प का। बट जॉय बिडेन जो है वो अब इलेक्ट हो गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनका इलेक्ट होना इंडिया के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, डेमोक्रेट जॉय बिडेन जो है डिक्लेयर हो गए हैं 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के विनर के तौर पर। और बिडेन और इंडिया के बैकग्राउंड की अगर पहले बात करें, देखें कि बिडेन जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। सबसे पहली चीज याद रखना, इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है बिडेन, जॉय बिडेन। बट अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कमाला हैरिस जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, राइट, जो कि इंडियन ओरिजिन हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है, तो वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करती। कुछ समय पहले जो है वो कुछ इश्यूज जो है वो इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं उनके साथ कुछ इशू जो है वो इनके हो गए थे कमाला हैरिस के, और बहुत गहरे इशू थे ये। तो अब देखो क्या हो सकता है, बट इसका एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जैसे कि आपको पता लगे कि जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, हालांकि वो इंडियन ओरिजिन है, बट इश्यूज जो है वो इसके इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ हुए थे कमाला हैरिस के। तो अब लेट्स सी क्या होता है। बट बाकी जॉय बिडेन और इंडिया के जो रिलेशन है पास से ही काफी अच्छे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये बराक ओबामा की जब प्रेसिडेंटशिप हम लोग को देखने को मिलती थी, तो उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे बिडेन, जॉय बिडेन, राइट। और इंडिया के साथ इन्होंने रिलेशन स्ट्रॉन्गर जो है वो बनाने का काम किया था, बहुत अच्छे रिलेशन बनाने का काम किया था। बिडेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब ये सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे, उसके चेयरमैन के तौर पर देखने को मिले थे। फिर बाद में जाके जब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, तब उस समय इन्होंने बहुत काम किया था इंडिया के साथ, मतलब स्ट्रेटेजिक
एंगेजमेंट जो है वो डीपन करने के ऊपर, यानी कि काफी गहरे संबंध बनाने के ऊपर इन्होंने काम किया था इंडिया के साथ, राइट। और इनफैक्ट की अगर हम लोग बात करें कि 2006 के अंदर भी 3 साल जब इनकी वाइस प्रेसिडेंटशिप से पहले के जो थे, तो उस समय भी बिडेन ने अनाउंसमेंट दे दिया था कि इनका जो फ्यूचर विजन है वो इस प्रकार से है कि 2020 में जो 2 सबसे क्लोजेस्ट कंट्री होंगी पूरे दुनिया भर में, यानी कि 2 फ्रेंडली कंट्री, सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्री, तो वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स होंगी। तो देखिए ये स्टेटमेंट उन्होंने काफी पहले दे दिया था, राइट, 2006 के समय पर ही। और आज की रेट में 2020 में ये इलेक्ट हुए हैं, तो इस स्टेटमेंट पर भी अब ये खरे उतरेंगे। तो ये वाली बात है। अब देखते हैं आगे चल के खरे उतरेंगे कि नहीं, बट देखा जाएगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक साइन है कि इंडिया को लेकर जो है वो इनके जो विजन है वो काफी अच्छे हैं, और रिलेशनशिप इंडिया और यूएसए की आगे चल के और अच्छी हो सकती है इनके कारण। और जॉय बिडेन ने जो है मतलब क्या चीज बोली थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पद पे थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो यूएसए ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था इंडिया की मेंबरशिप, कि वो इंडिया की मेंबरशिप जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोवाइड कराएगी, सपोर्ट करेगी इंडिया का, क्योंकि काफी समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो चाह रही है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। बट चाइना के कारण ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, वीटो चाइना यूज करती है अपना, राइट, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। बट यूएसए ने उस समय पे ही ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बोला था, और ये इनके द्वारा कहा गया था, जॉय बिडेन के द्वारा कहा गया था। तो कहीं ना कहीं जॉय बिडेन का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत पहले से, अगर हिस्ट्री को देखें, अपन बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो। इसके अलावा इंडिया को भी एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डिक्लेयर किया गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है उसने इस चीज का अप्रूवल भी दिया था, जिसके कारण इंडिया को एडवांस्ड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो यूएसए के पास में है, तो उसका एक्सेस जो है वो इंडिया को काफी आसानी से मिलने लगा था, राइट। और इंडिया के जो डिफेंस टाइज हैं यूएसए के साथ वो स्ट्रेंथन हो गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कंट्री को इस प्रकार का स्टेटस जो है वो दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी कि मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया। तो ये वाला भी स्टेटस जो है वो इंडिया के पास है, यूएसए के द्वारा दिया गया कि यूएसए जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर जो है वो मानती है। और इस चीज की बिल्कुल क्लियरिटी हम लोग को देखने को मिलती है अगस्त 2016 के अंदर, ये लिमाओ, तो इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो 2+2 डायलेक्ट्स के बीच में हम लोग को देखने को मिला था इंडिया और यूएसए में के बीच में जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, और अभी इसका लास्ट एग्रीमेंट अभी रिसेंट पास्ट में ही हुआ है कंडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। आई थिंक पिछले महीने अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ये सब टॉपिक्स को, राइट। दोनों कंट्रीज ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स को भी जो है वो साइन किया था, और पहला ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट में से एक हम लोग को देखने को मिला था, और अभी एट प्रेजेंट सभी के सभी ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में कंक्लूड हो गए, कंडक्ट हो गए। इस एग्रीमेंट्स को आप देखिएगा जरूर, मैंने अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि कब मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मुझे याद जस्ट अभी आया है, मतलब पहले जब मैं स्लाइड बना रहा था तब आया था, बट मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को पता है कि ये 3 एग्रीमेंट्स यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअल में ये 4 एग्रीमेंट्स है टोटल, 2+2 डायलेक्ट्स के बीच में जो कंडक्ट हुए, अभी रिसेंट पास में ये एक और फिनिश हुआ है। तो इसको मैंने कब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, किसी स्टूडेंट को अगर पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर डेट डाल दीजिएगा और टाइमिंग डाल दीजिएगा कि उस डेट के किस टाइम पर मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो प्लीज ऐसा कर दीजिएगा आप लोग, अगर आपको पता है तो। बाकी मुझे याद दिला देना, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए ये वाला टॉपिक, मैं खुद ही फिर यहाँ पर लिंक एक प्रोवाइड करा दूंगा, बट उससे पहले एक बार प्लीज चेक कर लेना कमेंट में कि किसी स्टूडेंट ने मेंशन तो नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर टेररिज्म से लड़ने के लिए जो दोनों कंट्रीज का जो कॉपरेशन है वो भी स्ट्रेंथन हुआ, डीप हुआ, राइट, कि टेररिज्म से लड़ना है यूएसए और इंडिया दोनों को। और कैसे बिडेन की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, तो देखो ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप, जिस प्रकार के ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो उससे थोड़ा सा कम ऑब्स्ट्रूसिव ये है। इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे कि ट्रंप का कहना यह हुआ करता था कि अगर किसी कंट्री को फायदा पहुंचाना है तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा लॉस झेल सकें, यानी कि हम लोग लॉस झेलकर सामने वाली कंट्री को फायदा प्रोवाइड करा सकते हैं। बट बिडेन का माइंडसेट थोड़ा ऐसा नहीं है। बिडेन का माइंडसेट ये है कि गिव एंड टेक वाला, कि मैं आपको दूंगा आप मुझे दो, तो वो इक्वल वाला इसका थोड़ा सा मामला है। तो इसमें हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि ट्रेड जो है वो हमारा थोड़ा कम हो यूएसए के साथ, यानी कि जो बेनिफिट्स हम लोग को ट्रेड के मिलते थे वो थोड़े से कम हो। बट हाँ, कुछ कुछ चीज ऐसी है जिसमें फायदा हो जाएगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यूएसए ने इंडिया को हटा दिया था इस पर्टिकुलर लिस्ट से। ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कौन सी लिस्ट होती है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको यूएसए सपोर्ट करती है। तो उस सपोर्ट करने वाली जो कंट्री है वो लिस्ट है, तो उससे इंडिया को यूएसए ने हटा दिया था, राइट। जैसे कि क्योंकि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी कंट्रीज मौजूद होती हैं उन कंट्रीज के कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स
जो भेजे जाते हैं उन कंट्रीज के द्वारा यूएसए के अंदर, तो यूएसए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज काफी कम लगाता है, राइट। यानी कि जैसे इंडिया से जो सामान यूएसए के अंदर एंटर हो रहा है तो उस सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम लगेगी एज कंपेयर टू दूसरा जो अगर सामान है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो भी सामान पहले से ये लिस्ट बता दी जाती है कि ये सामान जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो आप भेज सकते हो यूएसए के अंदर, और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम लगाई जाएगी। नहीं लगाई जाएगी ऐसा नहीं होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाई जाती है, डिस्काउंटेड रेट पर इंपोर्ट ड्यूटीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है। तो बट इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स यूएसए में जाते थे कम इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते हुए अब उनको ज्यादा ड्यूटीज पे करनी होगी। अब ज्यादा ड्यूटीज पे करनी होगी तो यूएसए के अंदर वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो यूएसए के सिटीजन उस प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, है ना। तो ये वाली चीज है। तो इससे इंडिया को नुकसान हो रहा था, हालांकि इस पर दोबारा से बिडेन जो है वो विचार करेगा, ये चीज भी बिडेन ने यहां पर कही है। तो ये इस प्रकार की चीजें भी यहां पर हम लोग को देखने को मिली, राइट। और ट्रम्प जो था वो इस प्रकार का था कि उसको बेसिकली फायदा लेना है, तो कोशिश मतलब उसकी ये रहती थी कि सामने वाली कंट्री को अगर मैं फायदा पहुंचाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा घाटा करना होगा, नुकसान करना होगा। बट थोड़ा सा बिडेन इस तरीके के माइंडसेट का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पूरे दुनिया भर में इस चीज को रिन्यू करेगा, ये कि रूल्स वगैरह डेवलप करेगा प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है कि इसके रूल्स जो हो वो इक्वल टाइप के हो। क्वाइट पॉसिबल कि ये काफी सारी कंट्रीज को ट्रेड के मामले में शायद राहत ना प्रोवाइड करे, बट हाँ वेलफेयर के मामले में कर सकता है। तो वही चीज हो गई जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि वेलफेयर भी जो होता है वो एक प्रकार का सपोर्ट ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का सपोर्ट करती है यूएसए, क्योंकि यूएसए अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर चुकी है, और ऑब्वियसली उसके अगर हम लोग बात करें उसके ऑल्टरनेटिव पे कोई और एट प्रेजेंट कोई कंट्री नहीं है। जैसे कि पहले यूएसए और यूएसएसआर हुआ करती थी, बाइपोलर वर्ल्ड जो हम लोग को पहले देखने को मिलता था, दो सुपर पावर कंट्रीज हुआ करती थी। फिर यूएसएसआर जब हट गया तब उसके बाद इकलौती जो कंट्री बची वो यूएसए बची। तो यूएसए इज सुपर पावर, राइट, सुपर पावर कंट्री। तो सुपर पावर कंट्री क्या चाहती है कि उसके साथ डेवलपिंग कंट्रीज जुड़ी रहे, वो उसको फायदा प्रोवाइड कराती रहे डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे कि मतलब आगे चल के डेवलपिंग कंट्रीज की अगर मदद लगे यूएसए को, राइट, तो यूएसए उनके ऊपर कमांड कर सके, क्योंकि यूएसए ने उनकी हेल्प करी है ना। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की। तो ऐसी इस तरीके की जो ये सब जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, इसको आप लोकली समझने की कोशिश करो, कि जैसे कि आप बड़े पावर में हो, जैसे कि आप एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बन गए, आप कलेक्टर की पोस्ट में, आप अगर अपने प्यून को भी या अपने चपरासी वगैरह को भी अगर आप सही तरीके से ट्रीट करोगे तो क्वाइट पॉसिबल आगे चल के हो सकता है कि आप दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे ऑफिस में आप शिफ्ट हो जाओ, बट जिस ऑफिस में आप पहले थे उस ऑफिस के एम्प्लॉय से अगर आपने तगड़ी तरीके से बना के रखी होगी बातचीत, तो आपको अगर उस ऑफिस में कुछ काम करवाना भी होगा ना, और उस ऑफिस के अंदर कोई एक ऐसा ऑफिसर बैठा होगा जिससे कि आपकी लबासना में लड़ाई हो गई हो, बनती ना हो, राइट, तो भी आप उस ऑफिस का काम करवा सकते हो। तो ये इस प्रकार की भी अप्रोच होती है कुछ कुछ, राइट। और ऐसी अप्रोच जो है वो रिलेशंस, जब इंटरनेशनल रिलेशंस एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्रिएट करती है तब बहुत सारी डिप्लोमेटिक चीजों को सोचते हुए करती है। और इंडिया के साथ यूएसए का रिलेशन क्यों इतना ज्यादा डीपेन होता जा रहा है, तो उसकी एक वजह भी है, राइट। दूसरी अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक वजह की बात करें तो यूएसए और चाइना ये बेसिकली जानी दुश्मन है बचपन से, राइट, और कट्टर दुश्मन है ये बचपन इन द सेंस कि काफी लॉन्ग पीरियड से ये दोनों कंट्रीज आपस में दुश्मन के तौर पर हम लोग को नजर आती है। और चाइना का दबदबा जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो पॉलिसीज है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर चाइना जो है वो कब्जा करने के ऊपर फोकस कर रही है, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करने के ऊपर फोकस कर रही है। तो अब इस क्षेत्र पर अगर हम बात करें कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अगर ये चाइना इन्फ्लुएंस करेगी, कंट्रोल करेगी, तो ऑब्वियस बात है कि यूएसए की पावर वीक होगी, और चाइना की नेबरिंग कंट्री इंडिया हमारी जो है वो चाइना से बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का भी सपोर्ट करती है, और इसीलिए इंडिया को अपने साथ लेकर चलती है। तो इसको इस तरीके से भी आप लोग को चीजों को समझना है, टर्म्स वगैरह को दो कंट्रीज के बीच के। तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे समझोगे तब जाकर बेटर तरीके से क्लैरिटी आपके माइंड में सेटअप होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज H1B वीजा के बारे में। तो इन पूरे वीजास को मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो अगेन मैं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो एक बार प्लीज पिन कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें मैं अंडरस्टैंडिंग पे आपकी फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैंने वो सब चीजें मेंशन नहीं करी। वो माना मैंने मेरी गलती है, बट प्लीज आप कर दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे कि मेंशन कर दीजिए कि ये जो वीजास हम लोग को देखने को मिलते हैं यूएसए के अंदर, तो उसके कौन से वीजास होते हैं, तो उसकी मैंने एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की हुई थी। तो वो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर वो वीडियो की डेट बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मैं सर्च करके बता दूंगा। तो H1B वीजा का जो इशू जो हम लोग को देखने को मिला था, आपको पता होगा इसकी यूएसए ने अभी इस दिसंबर तक जो है वो सस्पेंड कर दिए पूरे वीजास वगैरह,
और इससे नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडियंस काफी सारे जो है वो यूएसए में जाकर काम करते हैं, राइट, काफी सारे। तो इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही थी काफी ज्यादा। बट ये कह रहा है बिडेन कि ये जो है वो जो ट्रम्प की जिस प्रकार से अप्रोच हुआ करती थी, तो उसको ये अपनाएगा नहीं, और हो सकता है कि ये H1B वीजा के जो इश्यूज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको वो खत्म कर दे और इनवाइट करे इंडियन वर्कर्स को, कि इंडियन वर्कर्स जो है, क्योंकि सस्पिशन के तौर पर ट्रम्प देखता था इंडियन वर्कर्स को, पता है आपको, कि इंडिया से जो भी यूएसए में जा रहा है तो ट्रम्प को लगता था कि यार कुछ गड़बड़ ना करें ये लोग। बट बिडेन थोड़ा इस प्रकार के माइंडसेट का नहीं है। अब ये जो है वो अलाउ करेगा इंडियन युवाओं को कि इंडियन युवा यूएसए में जाकर कार्य कर सके, काम कर सके। वैसे ही इंडिया को, ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया को शामिल किया जाएगा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की लिस्ट के अंदर, तो इस पर भी ये विचार करने वाला है, तो ये चीज भी कही गई है। डेटा लोकलाइजेशन और जो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के प्राइस के ऊपर जो लिमिट लगा दी थी, कैप लगा दी थी, तो उस मामले पर भी ये प्रैग्मेटिक अप्रोच के थ्रू देखेगा, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू ये पूरे मामले जो है वो कंसीडर करेगा, देखेगा। तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी, जैसे कि आप जानते हैं यूएसए और ईरान के रिलेशंस काफी खराब हो गए। यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिया है। अब यहां पर यह चीज हो सकती है कि यूएसए जो है वो ईरान से सैंक्शन हटाएगा। अब अगर यूएसए ईरान से सैंक्शन हटाएगा तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमने ऑलरेडी वहां पर एक पोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, छाबर पोर्ट, जिसके बारे में अपने अभी एक दो दिन पहले भी चर्चा करी थी इस पोर्ट से रिलेटेड। तो छाबर पोर्ट जो है वो ईरान ने यहां पर इंडिया ने ईरान के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, राइट। और हम लोग उस पोर्ट का भी एक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उस पोर्ट पर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए हैं। सभी कंट्रीज को बोल दिया कि कोई भी कंट्री अगर ईरान से किसी भी प्रकार की ट्रेड डील करती है तो यूएसए जो है वो उस कंट्री का भी दुश्मन बन जाएगा जो कंट्री ईरान के साथ रिलेशन अपने सेटअप कर रही है, डेवलप कर रही है। तो ऐसी घोषणा जो है वो ट्रंप ने कर दी थी ऑलरेडी, बट उस चीज को अब ये हटाएगा, लिफ्ट करेगा सैंक्शंस वगैरह को जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके चलते जो रेगुलर सप्लाई सस्ते ऑयल का जो है वो और तेज हो जाएगा। इससे इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। हम लोग तेल जो है वो ईरान से इंपोर्ट करा सकते हैं, राइट, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री से तेल इंपोर्ट कराना, राइट। और ऊपर से ईरान और इंडिया के रिलेशंस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहां पर हमने ऑलरेडी छापर पोर्ट वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, राइट, तो उससे भी हम लोग को फायदा मिलेगा। इसके अलावा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा चाइना के अगेंस्ट, तो ये वाली चीज भी है क्योंकि बिडेन भी चाइना को पसंद नहीं करता है, राइट। बट ट्रेड के मामले में थोड़ा सा ये इंडिया के साथ जो है वो उतना सही तरीके से सपोर्ट ना कर पाए, बट हाँ दूसरे एरियाज में ये सपोर्ट करेगा जरूर। तो ये चीज तो यहां पर क्लियर हो रही है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइमेट चेंज। अभी अपन ने कुछ दिनों पहले इसके बारे में भी चर्चा करी थी, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में, जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो अकॉर्ड 2015 का हम लोग को देखने को मिलता है, पेरिस एग्रीमेंट जिसको अपन कहते हैं, राइट। तो ये जो एग्रीमेंट था इससे हट गया, तो ऑफिशियली फॉर्मली जो है वो डिक्लेयर कर दिया था यूएसए ने कि अब ये पेरिस एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं रखेगा। अभी कुछ दिनों पहले अपन ने चर्चा करी थी इसके बारे में भी। तो अब ये कहा जा रहा है कि बिडेन इस एग्रीमेंट को दोबारा से जो है वो साइन कर लेगा और कंटिन्यू रखेगा। इससे फायदा क्या होगा कि दूसरी कंट्री को भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक नहीं पढ़ा है जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। ये पूरे टॉपिक्स में जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे में डिटेल में आप लोग को एक एक एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की अप्रोच है। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि बिडेन जो है वो जो जीता है वो इंडिया के लिए काफी अच्छा है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस न्यूज की बात करें तो गाइस सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खड़े होइए और अपने दीवार पर जो आपके बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा हुआ है वहां पर जाइए और इथियोपिया नाम की कंट्री को सर्च कीजिए कि इथियोपिया कंट्री कहां पर है, और जहां पर भी आपको मिले इथियोपिया कंट्री उसको टच कीजिए, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है उसको भी आप टच कीजिए। तो देखिए इथियोपिया की बात करें तो अभी ये टॉपिक इस कंट्री का न्यूज में इसलिए क्योंकि यहां पर सिविल वॉर देखने को मिल रहा है हम लोग को, गृह युद्ध है, बहुत बुरी स्थिति यहां पर चल रही है, हालत खराब है, दंगे वगैरह की स्थिति देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये स्पेशली टिग्रे रीजन, इस कंट्री का नदन रीजन है टिग्रे रीजन, यहां पर हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है। अब ये दंगे क्यों हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण इथियोपिया का फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। एक कंट्री का जो फेडरल सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसको मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा चाइना के साथ। जैसे कि चाइना के अंदर आपको हांगकांग दिखाई देता है, आपको मकाओ दिखाई देता है, तो ये चाइना के अंदर ये जो हांगकांग टेरिटरी है, मकाओ टेरिटरी है, आप जानते हैं कि ये ऑटोनॉमस क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र जो है उसके ऊपर चाइना का कोई भी रूल जो है वो चलता नहीं है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस वगैरह हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, तो इसको छोड़कर इस क्षेत्र पर चाइना का और कोई दूसरा रूल नहीं चलता है। इस क्षेत्र पर हांगकांग का खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है,
राइट, जिसके बारे में अपने पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुकी है। वन कंट्री टू सिस्टम्स के बारे में याद आ रहा है। तो वैसे ही ये चीज हम लोग को यहां पर चाइना के अंदर देखने को मिलती है। उसी प्रकार से इथियोपिया एक कंट्री के अंदर ऐसे 10 क्षेत्र हैं, 10 रीजन्स हैं जिनको ऑटोनॉमी प्राप्त है। एक कंट्री के अंदर 10 ऐसे रीजन, 10 अलग अलग एरियाज जो कि ऑटोनॉमी जिन एरियाज को प्राप्त है। ऑटोनॉमी के तौर पर इनकी खुद की पार्लियामेंट है। खुद की पार्लियामेंट यानी कि ये खुद का कानून बनाती हैं। इनकी खुद की सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि इनकी खुद की आप कह सकते हो पुलिस फोर्स या आर्म्ड फोर्स, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये इनकी खुद का है ये। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर राइट टू रेफरेंडम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिपेंडेंट रूल के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इस क्षेत्र में वोटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है, यानी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वोटिंग होगी और उस वोटिंग में लोग डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिपेंडेंट ये चाहिए कि ये टेरिटरी इंडिपेंडेंट रूल करे कि नहीं। तो ये खुद लोग डिसाइड करेंगे, तो ये रेफरेंडम होता है। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर है। तो देखो अभी इसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक आपको तो ये समझ में आ जाना चाहिए था कि इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कंट्री लाइक टेरिटरी है, मतलब एक ऐसी टेरिटरी जो कि कंट्री की तरह ही काम कर रही है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही काम कर रही है। अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रकार की अगर फेडरल स्ट्रक्चर होगा किसी कंट्री के अंदर तो क्लेश तो होंगे ही, राइट, क्लैशेस तो हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि आपस में दो ऑटोनोमस रीजन है, इन दोनों की बन नहीं रही है, तो ये दोनों आपस में लड़ भिड़ रहा है। जो मेन इथियोपिया है तो वो अगर अपना रूल इंपोज कर रही है इसके ऊपर, तो ये अपना रूल मान नहीं रही है, तो इस प्रकार से क्लैशेस नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें यहां पर हो रही है और इसी के कारण ये पूरा सिविल वॉर सिचुएशन हम लोग को इथियोपिया के अंदर देखने को मिल रही है। समझ में आई आपको बातें? इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर इस चीज को लेकर, यानी कि इथियोपिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, तो उसको लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो एरिट्रिया ये एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये भी हिट कर सकती है, क्योंकि ये टिग्रे जिस क्षेत्र पर ये नदन एरिया जो हम लोग को इथियोपिया का देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो ये इशू जो चल रहे हैं, तो इसके कारण इसकी जो नेबरिंग कंट्री है, पास में जो ये कंट्री नजर आ रही है, तो वहां पर भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक कंट्री के अंदर जब क्लैशेस हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लैशेस का इंपैक्ट दूसरी कंट्री पर भी पड़ेगा, मतलब नेबरिंग कंट्री पर भी पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। वॉयलेंस वगैरह जो होंगे तो उस वॉयलेंस जो है वो एक्सपेंड होंगे, दूसरी कंट्री तक भी जाएंगे। और वॉयलेंस और कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इथियोपिया की बॉर्डर्स पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र को डिस्टेबलाइज जो है वो कर सकता है। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही। इवन यहां पर यूएसए और चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे? अब इस क्षेत्र के पास हम लोग को देखने को मिलता है डिजीबाउती जो है ये एक कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि काफी नजदीक है इस एरिया के। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो उसके काफी नजदीक है और यहां पर ऑलरेडी यूएसए और चाइना के बेसिस हम लोग को इस क्षेत्र पर नजर आते हैं, मिलिट्री बेसिस, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस वगैरह। अब यहां पर जो एक्टिविटीज जो हो रही है इथियोपिया के अंदर, उसका अगर इंपैक्ट या फिर वो अगर एक्सटेंड होती है, वो इस क्षेत्र पे चली जाती है डिजीबाउती वगैरह पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन पावर्स यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि फॉरेन पावर्स तो ये नहीं चाहेंगी नहीं कि उनका जो मिलिट्री बेस है उस पर कोई खतरा पड़े, क्योंकि अगर उस पर कोई खतरा पड़ रहा है, वहां पर अगर बॉम्ब्स वगैरह फेंके जा रहे हैं या वहां पर मतलब चीजें खराब हो रही है, राइट, वॉयलेंस अगर उस क्षेत्र पर हो रहा है जो क्षेत्र फॉरेन पावर के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलता है, तो फॉरेन पावर तो इन्वॉल्व होंगी, वो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए यहां पर आएंगी और फिर वो अटैक करेंगी इथियोपिया के ऊपर और इस प्रकार के इश्यूज को सप्रेस करने का काम करेंगी, है ना। तो ये पूरी चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या देखा, ये जो इशू है इथियोपिया के अंदर जो नजर आ रहा है, तो इस इशू के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र डिस्टेबलाइज होने की इसकी संभावना है। और दूसरी चीज, यहां पर फॉरेन पावर्स भी, चाइना और यूएसए भी इन्वॉल्व हो सकती है, राइट, अगर इनकी टेरिटरी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो, राइट। तो ये चीज है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि वाराणसी के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया है, जिसमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी बात करेंगे सारनाथ के बारे में। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड ये टॉपिक है और बुद्धिज्म जो है वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का। तो इस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो वाराणसी जो शहर है, उस शहर से आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएं 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको ये सारनाथ मिल जाएगा, सारनाथ जगह आपको मिल जाएगी। यहां पर गंगा नदी और वरुणा नदी का संगम हम लोग को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर। यहां पर डियर पार्क भी है और पहली बार यहां पर गौतम बुद्ध के द्वारा पढ़ाया गया था, शिक्षा दी गई थी। किसकी शिक्षा? धर्म की शिक्षा दी गई थी। और बुद्धिस्ट संघ पहली बार यहां पर एग्जिस्टेंस पर हम लोग को देखने को मिले थे कोंडाना के एनलाइटमेंट के थ्रू। तो ये चीज यहां पर नजर आई और इसको इसी पाटन के नाम से भी जाना जाता है। और
ये जो सिटी है इसको मेंशन किया गया था बुद्ध के द्वारा। बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको इस सिटी पे आना चाहिए। ऐसी 4 जगहों का वर्णन किया था उन्होंने, बताया था 4 जगहों के बारे में कि इन 4 जगहों पे जो है वो बुद्धा को जो भी लोग फॉलो करते हैं वो यहां पर आकर विजिट करें। उनमें से एक जगह ये सारनाथ हम लोग को नजर आ रही है। अब रिमेनिंग 3 जगह कौन सी है उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर देंगे। इसके अलावा ये साइट जो है ये बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन सुत्त हम लोग को देखने को मिलती है। सारनाथ याद रखिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन से एसोसिएट है सारनाथ। और पहली बार टीचिंग जो है, शिक्षा जो है वो इनके द्वारा दी गई थी एनलाइटमेंट हासिल करने के बाद। और इस सुत्त के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ाया था और उनसे एसोसिएटेड जो शिक्षा जो है वो इन्होंने दी थी। 4 नोबल ट्रुथ से एसोसिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नोबल ट्रुथ्स सिविल सर्विसेज ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि 4 महान सत्य, 4 नोबल ट्रुथ जो है वो इनके द्वारा दिए गए थे, वो क्या थे, कौन से थे। इसके अलावा सिंहपुर एक छोटा सा गांव हम लोग को देखने को मिलता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है इसी क्षेत्र से। और ये बेसिकली श्रेयांसनाथ जो कि 11वें तीर्थंकारा है जैनिज्म के, उनका बर्थ प्लेस था। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेयांसनाथ जो है, श्रेयांसनाथ ये कौन है, तो 11वें तीर्थंकार जैनिज्म के, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। PSLV C49 सक्सेसफुली इसने लॉन्च किया है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 को। तो आपको याद आ रहा होगा इसके बारे में अपन ने डिटेल में भी चर्चा करी थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही हुआ है इस टॉपिक को पढ़े हुए, बट ये चीज आपको याद रखनी कि ये PSLV C49 से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। ये 51st फ्लाइट हम लोग को CSLV C49 देखने को मिली है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया EOS 01 को। और 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स को भी यहीं पर साथ ही साथ लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च की गई है। और ये PSLV C49 ये दूसरी फ्लाइट हम लोग को PSLV की देखने को मिल रही है DL कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जिसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स हम लोग को नजर आ रहे हैं। EOS 01 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अभी 2 दिन पहले अपन ने पढ़ा हुआ है, काफी डिटेल में इस टॉपिक को देखा था अपन ने। बाकी जो 9 कस्टमर सैटेलाइट्स है वो लिथुआनिया की है, लक्समबर्ग की है और USA की हम लोग को देखने को मिल रही है। USA की 4, लक्समबर्ग की 4 और लिथुआनिया की 1, राइट। और ये पूरा जो अरेंजमेंट किया गया था हम लोग को देखने को मिला था, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आर्म हम लोग को इसरो की देखने को मिलती है, तो इसी के थ्रू ये डील हुई थी, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल जो हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार की जो डील्स होती हैं कि दूसरी कंट्री की जो सैटेलाइट्स है, दूसरी कंट्री की जो डिवाइस है जो कि हमारे रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में जाती है, तो वो जो डील करती है वो ये NSIL करती है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये इसरो का एक कमर्शियल आर्म है। अच्छा, इसरो का एक और कमर्शियल आर्म है, ये तो एक है ही, इसके अलावा भी एक और कमर्शियल आर्म है, यानी कि एक अलग से उसका कमर्शियल यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है इसरो की। तो उसका भी आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कीजिएगा। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 व्हीलर्स में फास्टैग जो है वो लगाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। और ये नोटिफिकेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो देखो, फास्टैग के बारे में आप लोग अभी तक तो जान ही गए होंगे क्योंकि काफी पुराना ये चीज है फास्टैग, और आप लोग को पता ही होगा, आपकी गाड़ियों में भी फास्टैग वगैरह लगा होगा। जब आप हाईवे से गुजरते हो, निकलते हो, तो आपकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन जो होती है, सामने वाला जो कांच होता है, उसके बीच में फास्टैग लगा होता है, या फिर जहां पे भी आप लगाओ, जहां पे मर्जी ये लगाओ। तो ये फास्टैग हालांकि कहा रिकमेंड तो किया जाता है बीच में लगाया जाए या फिर इधर कोने वोने में लगाया जाए, तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है। तो मैंने बीच में लगा रखा है। तो आप जैसे ही निकलते हो गाड़ी से, ये फास्टैग जो है वो स्कैन होता है और फिर वो जो बैरियर जो लगा रहता है, बीच का जो डंडा लगा रहता है जो टोल नाके पे, तो वो फिर खुल जाता है अपने आप और फिर आप निकल जाते हो और आपके पैसे जो होते हैं वो कट जाते हैं। अब एक बुरी चीज मुझे यहाँ पर ये लगी इस फास्टैग को यूज करते के समय कि स्टार्टिंग में जब ये फास्टैग आया था तो कहा गया था कि ये बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रिचार्ज कराना पड़ता है, बड़ा झंझट वाला काम है। और आपका अगर बैलेंस खत्म हो गया ना तो आपको अपनी गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है। आपके पीछे अगर कोई गाड़ी है तो फिर वहां पे वो गाड़ियों को रिवर्स कराते हैं, फिर आपको जो है वो कैश वाली लाइन में लगना पड़ता है। तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो ये कहानी जो है मुझे इसकी बहुत बेकार लगी। आपको कैसी लगी बताना अगर आपने यूज किया हो तो, क्योंकि ये झंझट मुझे लगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर बैंक से पैसे कट रहे होते ना तो वो मजा आता कि हाँ ठीक है यार, अपन को कोई रिचार्ज करने का झंझट नहीं, कुछ नहीं, एक बार लिंक कर दो बैंक अकाउंट से, काम होता रहे। बट नहीं ऐसा, उसमें आपको रुक के रिचार्ज करना पड़ता है, कभी बैलेंस कम है तो वो खुलेगा नहीं, फिर पलटो, बहुत झंझट वाली कहानी है। तो ये चीज मुझे इसका ड्रॉबैक बड़ा बेकार लगा।
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा तो बताइएगा जरूर, अगर आप बताना चाहो तो। राइट, बाकी मेरा तो, मुझे तो ये वाली चीज बेकार लगी, बट बाकी हाँ, बाकी फास्टैग अच्छा है, क्योंकि फास्टैग में लिटरली ये चीज है कि आपको रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि जब गाड़ियां रुकती है, खड़ी होती हैं, लंबी लाइन जो लगी रहती है, तो उसमें एक तो टाइम बहुत लग जाता है गाड़ी पास कराने में। क्योंकि पहले के समय पे जब फास्टैग नहीं था तब क्या हुआ करता था, मैनुअली जो है वो पर्ची कटती थी, पैसे लिए जाते थे, कई बार चेंजेस को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हालत खराब रहती थी। तो अब तो लड़ाई झगड़े की भी चांसेस कम है टोल नाके के ऊपर, और अब ज्यादा देर वेट नहीं करना होता, सिर्फ 5 सेकंड गाड़ी रुकती है और फिर चली जाती है। राइट, तो ये फायदा होता है इसका। अब गाड़ी जब रुकी रहती है तो काफी सारी गाड़ी स्टार्ट रहती है, अब स्टार्ट गाड़ी रहेंगी कि एसी वगैरह ऑन रहता है, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, अब स्टार्ट रहेंगी पेट्रोल जलता है ना, तो उसकी भी बचत है। अब तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं। और एक और सरकार का ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के टोल नाके जो हुआ करते थे ना, इसमें कई बार घोटाला भी हुआ करता था। यहाँ के कर्मचारी आपस में मिलकर गाड़ियां जो हैं उनको पास करा देते थे फर्जी पर्ची देके। क्योंकि देखो गाइस, कोई भी इंसान जो पर्ची मिलती है, जो वो पर्ची प्रोवाइड कराते हैं टोल नाके पे, तो कोई भी इंसान उस पर्ची पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर्ची ली, तुरंत उसके डैशबोर्ड में डाल दिया या कहीं पर भी रख दी उसकी गाड़ी की पॉकेट वगैरह में, राइट, तो वो पर्ची रख दी जाती है, उसको कोई देखता ही नहीं उस पर्ची की तरफ। तो ये इन लोग यहाँ पर घोटाला करते थे। बट हाँ, कुछ ऑफिसर्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे कल को आप कलेक्टर बनोगे, आप निकल रहे होगे, तो आप एटलीस्ट देख लोगे कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, टाइमिंग वाइमिंग है कि नहीं सही, राइट। तो बट काफी सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, काफी सारे लोग चुपचाप रख देते। तो ये ऐसे टोल नाके वाले कर्मचारी बहुत घोटाला करते थे, तो इसका नुकसान जो है वो होता था, सरकार को ही होता था, राइट। तो ये इससे भी बचा जाएगा। तो ये वाले भी एक क्लॉज है जो आप मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, 1 दिसंबर 2017 से पुरानी गाड़ियों में भी ये एप्लीकेबल है, राइट। और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत फास्टैग मैंडेटरी कर दिया है सभी 4 व्हीलर्स के लिए, कि जिस भी फोर व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा, तो 1 दिसंबर 2017 से ही ये कर दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन होगा तो उस गाड़ी के साथ जो है वो अलग से फास्टैग मिलेगा। हालांकि ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम की नहीं, मेनली बस आपको फास्टैग के बारे में पता होना चाहिए, कि इसकी प्रोसेसिंग के बारे में पता होनी चाहिए, बट फिर भी सुन लो कि न्यूज में क्या है। बट बाकी ये सब चीज आपके काम की नहीं है एट प्रेजेंट। बट हाँ, ये चीज पता होनी चाहिए कि अब सभी गाड़ियों के लिए मैंडेटरी है, और 1 जनवरी 2021 से ये पूरी तरह से मैंडेटरी हो जाएगा सभी 4 व्हीलर्स के लिए, राइट। और जितने भी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, तो उनके द्वारा जो गाड़ियां सप्लाई की जाती है, डीलर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो अपनी गाड़ी के साथ फास्टैग भी देंगे, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो फास्टैग के साथ ही होगा। गाड़ी का जब आप गाड़ी खरीदोगे, बिल जो होगा उसमें फास्टैग का भी बिल जो है वो रहेगा। मेरे साथ एक दिक्कत करी थी गाड़ी वाले ने, पिछले साल ही मैंने एक गाड़ी खरीदी है। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो उस समय इन्होंने बिल तो बनाया, उसमें फास्टैग का भी बिल काटा, 1000 रुपए काटे थे फास्टैग के, बट मुझे दिए नहीं उनने, ना फास्टैग मिला ना कुछ मिला। दिमाग खराब हो गया। फिर बाद में पता लगा यार फास्टैग तो आप 500 रुपए में भी बनवा सकते हो। तो मैंने बात भी करी थी उनसे बाद में चल के, पर कुछ मिला तो नहीं। उन्होंने बोला कि सर आपको दे दिया था, कुछ नहीं दिया, उन्होंने झूठ बोला था। हुंडई वाले हैं, दिमाग खराब कर दिया था मेरा। चलो एनीवेज, आगे की बात करेंगे। फास्टैग फिर मैंने टोल नाके से बनवाया था, अपना एक्सिस बैंक को लिंक किया था उनने। आगे की बात करें तो देखो, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसको अगर रिन्यू कराना है, फिटनेस सर्टिफिकेट कब दिया जाता है, जब गाड़ी को चेक किया जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो कोई हादसा तो नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, गाड़ी जब रोड पे चल रही है तो जो गाड़ी चला रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी तो हालत खराब होनी है, मौत हो सकती है उसकी भी, साथ ही साथ दूसरे की भी हो सकती है बिना सामने वाले की गलती। क्योंकि कई बार गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी में भिड़ जाती है, सामने वाला सही आ रहा है, उसकी गलती नहीं, बट फिर भी सामने वाले की मौत हो जाती है दूसरे की गलती के कारण। तो इन सब चीजों को देखने के लिए गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, राइट। तो ये कहा जाता है कि जब फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो तभी प्रोवाइड किया जाएगा, तभी रिन्यू किया जाएगा जब सामने वाले की गाड़ी में ये फास्टैग लगा होगा, तभी दिया जाएगा। इवन सेम इंश्योरेंस के मामले में भी, कि फास्टैग जो होगा वो अगर किसी को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है तो ये चीज इंश्योर की जाएगी कि उस गाड़ी में फास्टैग है कि नहीं, अगर होगा तभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। इसके अलावा नेशनल परमिट व्हीकल्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, जिन गाड़ियों के पास नेशनल परमिट होता है, राइट, तो उसमें भी फास्टैग लगा होना मैंडेटरी है। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये जो इंश्योरेंस वाला जो क्लॉज है वो 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई होगा। और साथ ही साथ ये चीज भी बताई जा रही है कि इंश्योर किया जाता है कि ये 100% जो पेमेंट होती है टोल प्लाजा में, टोल नाका जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो पेमेंट, और गाड़ियां वगैरह जो है वो स्मूथली मूव कर सके। तो ये सब कुछ फायदे इसके हम लोग को फास्टैग के देखने को मिलते हैं। और फास्टैग की बात करें, 2 चीज याद रखना। फास्टैग ऑपरेट किया जाता है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिसके तहत आप गाड़ी लगाते हो और गाड़ी लगा के वो डिवाइस जो होती है, वो फास्टैग जो होता है वो स्कैन हो जाता है, और स्कैन होने के बाद सामने जो नाका लगा रहता है, वो यानी कि वो डंडा लगा रहता है, बैरियर, तो वो खुल जाता है। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी किसके ऊपर काम करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था अभी रिसेंट पास्ट में। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एम
साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, इस टॉपिक को भी कई बार अपन पढ़ चुके हैं, और साइरस या सीरियस ये रशिया का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने लॉन्च किया है एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। 14 दिन का वर्चुअल प्रोग्राम है इंडियन और रशियन स्कूल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि एम जो है अटल इनोवेशन मिशन, इसमें हम लोग को स्कूल चिल्ड्रंस देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल्स के होते हैं उनको उनके अंदर जो है वो इनोवेशन की प्रैक्टिस इनकलकेट की जाती है, उनको बताया जाता है कि वो इनोवेशन करें, नए नए आइडियाज जो हैं वो सामने लेकर आए, राइट। जो लोग जो है उनकी लाइफ को आसान करने के लिए सोल्यूशन जो है वो निकालें। तो बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है कि वो इनोवेटिव तरीके से जो है वो सोचें, इनोवेटिव चीजें लेकर आए, सोल्यूशन निकालने का काम करें प्रॉब्लम्स के, राइट। और इस प्रकार की पहली इंडो रशियन बायलेटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव जो हम लोग को देखने को मिली है एम सीरियस प्रोग्राम के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दोनों ही वेब और मोबाइल बेस्ड, तो इसको डेवलप किया जाता है दोनों कंट्रीज के स्टूडेंट्स के द्वारा। और 2 हफ्ते से ज्यादा का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर 48 स्टूडेंट्स, 16 एजुकेटर्स और मेंटर्स यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स को और मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। और जो कि ये ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक्स या फिर ऐसे वेब एप्लीकेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसे वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोरोना वायरस के समय पर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। और इनोवेशन जो डेवलप किया जाएगा वो स्टूडेंट्स के द्वारा हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट की टीम के द्वारा किया जाएगा। और ये 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एटसेट्रा। तो ये सब चीजों के ऊपर किया जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी। याद रखिएगा रशिया और इंडिया का ये एक इनोवेशन प्रोग्राम स्कूल के बच्चों का एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। और ये आज का अपना लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए, लाइक का बटन जरूर हिट करना, शेयर गाइस जरूर करिएगा लेक्चर को, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और आपका आज का जनरल स्टडीज का जो टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है वो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये 25 अगस्त को ये टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था। इस टॉपिक को एक बार जाकर देख लो, पढ़ लो, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लो। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और आज का आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे पेपर पे, और उस पेपर की फोटो खींचकर आप भेजेंगे फ्यूचर ऑफिसर्स अंडरस्कोर CSE। ये टेलीग्राम का आपका एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। इस ग्रुप में आप आइए। इस ग्रुप में ऑलरेडी काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने आंसर्स पोस्ट करते हैं। आप भी अपना आंसर पोस्ट करिए। दूसरे किसी स्टूडेंट का आंसर पढ़ने के बाद उसने अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे तो उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, जिससे कि आपका भी फायदा होगा। और सामने वाले स्टूडेंट जिसके भी आपने रिव्यू किया है आंसर को, उसको बताइए कि उसकी क्या गलती है, वो क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। और बताने के बाद उनको बोलिए कि आपको मैंने ये बताया, आप मेरा भी आंसर प्लीज चेक कर लो। तो वो भी फिर आपका आंसर चेक कर लेंगे। जैसे कि क्या होगा कि आपके आंसर्स में गलतियां स्टूडेंट्स निकालेंगे, आप दूसरों की गलती निकालो, सामने वाले आपकी निकालेंगे। आप दूसरों के पॉइंट्स अच्छे देखकर सीखो कुछ, और दूसरे आपके पॉइंट्स देखकर सीखेंगे। तो इस प्रकार की हेल्दी जो एनवायरमेंट है इस ग्रुप में आपको मिलता है। आप इस ग्रुप का की सहायता से जो है वो ऐसी अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। आप ही के लिए ये ग्रुप है। और बाकी एक अपना चैनल भी है टेलीग्राम का, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से ही है, इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और फेसबुक पर अगर आप हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। और मंथली PDF पैकेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेक्चर के स्टार्टिंग में दे दी है। जिन स्टूडेंट्स को इसकी PDF वगैरह चाहिए तो लेक्चर के स्टार्टिंग को देख लीजिएगा, इसकी पूरी पैकेज जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। मंथली पैकेज होता ही है। और अगर आपको जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की मैगजीन चाहिए, 7 महीने की मैगजीन, तो वो भी अवेलेबल है। उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा एक बार। और अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।